गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 2 पढ़ने वाले हैं, जो कि है वर्ण विचार। इससे पहले वाले अध्याय में हमने पढ़ा था भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों, मनोभावों को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं और उन दूसरों के विचारों को समझते हैं, और भाषा के माध्यम से ही सारी जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि व्याकरण ऐसा शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है। तो भाषा के 4 विभाग के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें से सबसे पहला है वर्ण विचार। तो इसी के बारे में हम विस्तार से इस पाठ में पढ़ेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि एक भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। प्रत्येक लिपि के अपने कुछ चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और इनके वर्ण हैं अ, आ, ई, क, ख, ग आदि। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो निम्नलिखित ध्वनियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए, जैसे कि कलम, साथी, गिलास। तो यहाँ पर शब्दों का रूप परिवर्तन, उनकी रचना और भेद तथा कार्य का अध्ययन किया जाता है। कलम के जो वर्ण है, यानी कलम जो एक शब्द है जो कि अलग अलग वर्णों से मिलकर बना है, और इसमें कितने वर्ण हैं? तो क प्लस या धन अ प्लस ल प्लस अ प्लस म प्लस अ। तो यहाँ पर 6 ध्वनियाँ हैं। इसी के साथ साथ ही में स, धन आ, धन थ, धन ई, ये भी 4 ध्वनियाँ हैं। इसी तरह गिलास के जो वर्ण हैं शब्द के, उनका भी वर्गीकरण किया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाते हैं, यानी इसके और ज़्यादा हम टुकड़े नहीं कर सकते। अब वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट्स। तो वर्णों के समूह, जो व्यवस्थित समूह है, उसे वर्णमाला कहते हैं। केवल समूह नहीं बल्कि व्यवस्थित रूप से वर्णों को रखा जाता है, वह वर्णमाला कहलाता है। इसमें जो हमारी हिंदी की वर्णमाला है, इसमें सबसे पहले स्वर आते हैं, उसके बाद अयोगवाह, फिर व्यंजन। व्यंजन में सबसे पहले क वर्ग, फिर च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग हैं, जिसमें से सबसे पहला जो इनका वर्ण है उसी के आधार पर उस वर्ग का नाम रखा गया है। इसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अन्य व्यंजन और आगत ध्वनियाँ। इसके बाद जो वर्ण हैं उनके कितने तरह के भेद होते हैं, कितने तरह के ये वर्ण होते हैं, या काइंड्स ऑफ लेटर्स कितने तरह के हैं। तो मुख्य रूप से वर्णों को 2 भागों में हम बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर यानी कि वॉवल्स और व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वरों के बारे में। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के सीधी बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, जिन्हें स्वरमाला भी कहा जाता है, और इनका जो क्रम है उसमें सबसे पहले अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ आते हैं। इनको भी 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर के नाम से इन्हें जानते हैं। अब ये क्या होते हैं? तो सबसे पहले ह्रस्व स्वरों को देखते हैं, यानी कि शॉर्ट वॉवल्स। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, यानी कि जिन्हें बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, जो कि है अ, ई, उ, री। इन स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है, यानी कि बाकी के जो भी स्वर हैं इन्हीं से मिलकर बने हैं, यानी अ प्लस अ मिलकर आ बनाते हैं, ई प्लस ई मिलकर बड़ी ई यानी कि ई बनाते हैं, उ प्लस उ मिलकर बड़ा ऊ बनाते हैं, जिसे हम ऊ बोलते हैं, और री से ऋषि। आगे दीर्घ स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, दीर्घ यानी कि लॉन्ग वॉवल्स, जिन्हें
ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और ये संख्या में 7 हैं, जो कि है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, और इन्हें गुरु स्वर भी कहा जाता है। एक तो इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं या फिर गुरु स्वर भी कहते हैं। अब अगला है प्लुत स्वर यानी लॉन्गर वॉवल। तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी ज़्यादा समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, यानी कि जिनमें ह्रस्व स्वरों से तिगुना और प्लुत स्वरों से दुगना समय लगता है, जैसे ओम। लेकिन हिंदी में इनका प्रचलन समाप्त हो गया है। इन्हें हम अधिकतर किसी को आवाज़ लगाते हैं, कोई दूर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसे पुकारने के लिए जब हम आवाज़ लगाते हैं तो उसके नाम को जो थोड़ा लंबा खींचते हैं वहाँ पर प्लुत स्वर होता है। अब स्वरों की मात्राएं, क्योंकि ये अपने जब हम पढ़ते लिखते हैं तो हर जगह हम स्वर नहीं लिखते बल्कि उनकी मात्राएं भी लगाकर स्वरों का बोध करवाते हैं। तो इनके लिए जो चिन्ह हम प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं स्वरों की मात्राएं। तो स्वरों के लिए निश्चित किए गए चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित है, जैसे अ की तो कोई भी मात्रा नहीं होती, लेकिन जो व्यंजन है वो सभी अधूरे हैं, उनमें नीचे हलंत का चिन्ह आता है। अगर उसमें अ स्वर नहीं होता तो वे आधे माने जाते हैं। और जहाँ पर पूरे वर्ण हैं, पूरे व्यंजन हैं, इसका मतलब वहाँ पर अ उनके साथ में मिला हुआ है। जैसे क, जो कि हलंत लगा इसके नीचे, यानी कि एक लाइन खींची गई है, तो उसमें अगर अ हटा देंगे तो वह आधा पढ़ा जाएगा, और अगर अ लगाने के बाद में उसे क पढ़ा जाएगा। पूरा क के साथ में अ की भी ध्वनि आएगी। आ की ध्वनि या जो स्वर है मात्रा उसकी खड़ी पाई जैसी है, जिसमें जिस भी व्यंजन के साथ में लगेगा उसी की आवाज़ या उसी की मात्रा का बोध होगा। जैसे क में आ की मात्रा लगी तो का, ई की मात्रा लगी तो की, और बड़ी ई की मात्रा लगी तो की, छोटे ऊ की जिसे हम कु बोलेंगे और बड़े ऊ की लगी तो कू। इसी तरह क्री, के, कई, को, कौ, कं, कह और कौ। इसके बाद हमने जो वर्णमाला है उसमें पढ़ा था स्वरों के बाद में अयोगवाह आते हैं। तो अयोगवाह क्या है? अयोगवाह संख्या में 3 है, जिन्हें हम अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग के नाम से जानते हैं। इन तीनों ध्वनियों को न तो स्वर कहा जाता है और न ही व्यंजन, क्योंकि इनका नाम से पता चलता है जो योग नहीं हो जिसका, यानी स्वरों में जिनका योगदान नहीं है, क्योंकि इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता आवश्यक है। आपने देखा होगा कि जब हम स्वर पढ़ते हैं तो लास्ट में या अंत में अंग अह की जो ध्वनि है उसके साथ हम अ का प्रयोग करते हैं, अ स्वर का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए इनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता आवश्यक है। व्यंजनों की तरह इनके अंत में स्वर नहीं जुड़ते, बल्कि इनके प्रारंभ में आते हैं। अंग की जो मात्रा है अ के ऊपर आएगी, इसीलिए ये जो अयोगवाह है इनके लिए स्वरों का प्रयोग पहले किया जाता है। लेकिन जिस तरह से व्यंजन होते हैं जिनमें स्वर बाद में आते हैं, क में अ की आवाज़ बाद में आती है, ख में भी बाद में स्वर का बोध होता है, लेकिन यहाँ पर जो ये अयोगवाह है इनमें स्वर पहले आते हैं। स्वरों के ऊपर ही इन मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, इनकी जो संकेत है उनका प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए न तो ये स्वर है और न ही ये व्यंजन है। तो व्यंजनों की तरह इनके अंत में स्वर नहीं जुड़ते बल्कि प्रारंभ में जुड़ते हैं, अतः ये व्यंजन भी नहीं है। इसीलिए हम इन्हें अयोगवाह कहते हैं, क्योंकि ये योग रहित होने पर भी अर्थ का वहन करते हैं। सबसे पहले अनुस्वार को देखते हैं। जिनके उच्चारण में वायु केवल नासिका से निकलती है उन्हें अनुस्वार कहते हैं, जैसे पंकज, संगीता। अब जब हम इनको बोलते हैं तो जो कंपन होता है वो हमारे नाक में होता है। अंग की जब ध्वनि हम बोलते हैं तो नाक में कंपन होता है, नाक से वायु बाहर निकलती है, इसीलिए इन्हें अनुस्वार कहते हैं। जबकि जो अनुनासिक है जिसका संकेत चंद्र बिंदु है, इसका जब उच्चारण होता है तो वायु नासिका और मुख दोनों से निकलती है, इसीलिए इन्हें अनुनासिक कहते हैं, जैसे कि सांस, खांसी, सांवला आदि। अब अगला विसर्ग।
विसर्ग का उच्चारण हल के रूप में ह ध्वनि के साथ होता है। इसमें वर्ण के आगे 2 बिंदु लगाए जाते हैं, जैसे अतः, प्रायः, क्रमशः, प्रातः काल आदि। अब स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगने पर चंद्र बिंदु न लगाकर अनुसार ही लगाना चाहिए। जैसे कई बार ओ या ए की मात्राएं जब होती हैं तो वहाँ पर चंद्र बिंदु लगाने में असुविधा होती है, इसीलिए शिरोरेखा यानी जो हम लाइन खींचते हैं शब्द के ऊपर, वहाँ पर मात्राएं लगाने के बाद में जगह नहीं बचती, इसीलिए वहाँ पर अनुस्वार के जैसे यानी कि जो अंग की बिंदी है उसे लगाकर भी हम अनुनासिक शब्द, अनुनासिक जो वर्ण है या स्वर है उसका बोध कराते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं। अगला व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के अलग अलग भागों से टकराकर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो अब तक हमने स्वरों के बारे में पढ़ा था कि स्वरों के उच्चारण में जो वायु है वो हमारे मुख से सीधी निकलती है, कहीं भी स्पर्श नहीं करती, कहीं पर भी रुकती नहीं है, इसीलिए उन्हें स्वर कहा जाता है। जबकि जो व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स हैं उन्हें जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख में कहीं ना कहीं ये वायु स्पर्श करती है, कहीं ना कहीं अटकती है, टकराती है, इसीलिए इन्हें व्यंजन कहा जाता है। तो इनमें हिंदी में जो कुल व्यंजन है उनकी संख्या 33 है, परंतु संयुक्त तथा अन्य व्यंजनों को मिलाकर इनकी संख्या 39 हो जाती है। सबसे पहले मैंने बताया था कि जो व्यंजन है उन्हें वर्गों में बांटा गया है, शुरुआत के 25 व्यंजनों को, जिन्हें उनके वर्ग के पहले व्यंजन के अनुसार उनका नामकरण किया गया है, उनको नाम दिया गया है। जैसे क, ख, ग, घ, ड जो है इन पांचों को क वर्ग नाम दिया गया है। उसके बाद च वर्ग जिसमें च, छ, ज, झ और ज्ञ आता है। फिर ट में ट, ठ, ड, ढ और न। फिर त वर्ग में त, थ, द, ध, न। उसके बाद प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं जो कि है य, र, ल और व। फिर ऊष्म व्यंजन यानी जिनको बोलने में ऊष्मा निकलती है मुंह से ज़्यादा, तो जैसे स, श, श और ह। इसके बाद संयुक्त व्यंजन आते हैं जो कि है क्षत्रज्ञ और श्र। और अन्य जो व्यंजन है या जिन्हें आगत ध्वनियाँ भी कहते हैं ये है, अन्य व्यंजन केवल ड और ढ है। आगत ध्वनियाँ जो दूसरी भाषाओं से हमारे भाषा में आई, जैसे कॉलेज में औ की जो आवाज़ आती है या फिर ज और फ जिनके नीचे बिंदी है, वो आगत ध्वनियाँ हैं। अब जिस तरह से स्वरों का वर्गीकरण या स्वरों के भेद होते हैं यानी कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर, उसी तरह व्यंजनों के भी भेद होते हैं, व्यंजनों को भी बांटा गया है। तो व्यंजनों को मुख्य रूप से 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, जिनके बारे में हमने तालिका में पढ़ा है। सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन, जिन्हें वर्गों में बांटा गया है। तो स्पर्श का अर्थ है छूना, यानी क से लेकर म तक के जो वर्ण हैं वो सारे स्पर्श व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। इनके उच्चारण के समय जिह्वा द्वारा मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करने के कारण इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। ये हर वर्ग अपने वर्ग के पहले वर्ण के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में मैंने बताया था। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अंतस्थ व्यंजन यानी सेमी कॉन्सोनेंट, तो अंतस्थ का अर्थ है मध्य में स्थित होना। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती तथा मध्य में स्थित रहती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी कि जो हमारी जीभ है, जब हम य, र, ल, व बोलेंगे तो पूरी तरह से जो जीभ है वो मुख के अन्य भागों को स्पर्श न करके बीच में ही रहती है, इसीलिए इन्हें अंत में अंत यानी अंदर स्थित रहती है, इसीलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 है, य, र, ल और व। अगला ऊष्म व्यंजन यानी जिन व्यंजनों को बोलते समय मुख से ऊष्मा निकलती है ज़्यादा, तो उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म का अर्थ है गर्म,
जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु रगड़ खाकर निकलती है, गर्म होकर निकलती है मुख से, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये है श, स, स, ह। ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं। इनका उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा यानी गर्मी उत्पन्न होती है तथा श्वास में तेजी आती है। और अंतिम जो है वो है संयुक्त व्यंजन यानी कंजंक्ट कॉन्सोनेंट। तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के संयोग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे श, त्र, ज्ञ और श्र। इनके अतिरिक्त एक जैसे 2 व्यंजनों का एक साथ आना द्वित्व व्यंजन कहलाता है, जैसे सज्जन, उद्देश्य, प्रसन्न, हिस्सा, गन्ना आदि। तो मुख्य रूप से संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन में अंतर यह है कि संयुक्त व्यंजन में 2 अलग अलग वर्णों का प्रयोग होता है, जबकि जो द्वित्व व्यंजन है उनमें एक ही जैसे 2 वर्णों का प्रयोग होता है, एक जैसे ही 2 वर्ण आते हैं। अच्छा, जो श है वो क और श से षटकोण जो है उससे मिलकर बना है। त्र में त और र से मिलकर, ज्ञ, ज और ज्य से मिलकर बना है। और श्र जो है वो श से शरबत और र से मिलकर बना हुआ वर्ण है। अगला बाकी के भाग में देखेंगे।